नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर। शुक्रिया। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आज की ब्रेकिंग न्यूज़ में आपको बता दें कि जो कश्मीर में जिस तरह पाकिस्तान शलबारी कर रहा है और जिस अंदाज में आपने देखा कि हिंदुस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए पाकिस्तान में तबाही मचाई है, उसके बाद अब कुल जमाती इजलास का सिलसिला जारी है और आपका आखिरी खबरें मिलने तक कुल जमाती इजलास जारी था। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने LOC के करीब बिला इश्तियाल शलबारी का सिलसिला भी जारी रखा हुआ है, जिसमें जो ताज़ा खबरें हम तक पहुँची उसमें बताया गया है कि कम अज़ कम 15 कश्मीरी जाँ बहक हुए हैं और 40 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। ऐसे में हिंदुस्तानी इंतज़ामिया जम्मू कश्मीर से आप देखेंगे कि जो ख़ास तौर पर LOC पे जो हसास इलाके हैं, उन इलाकों से आवाम को महफूज मकामात मुंतकिल करने का सिलसिला शुरू कर चुका है। आलमी सतह पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो तनाव की कैफियत पाई जाती है, कशीदगी पाई जाती है, उसे कम करने के लिए और दोनों को समझाने बुझाने के लिए आप देखेंगे कि अमेरिका से लेकर चीन और चीन से लेकर जर्मनी, फ्रांस और दूसरे ममालिक ने मदद की पेशकश की है। इस सिलसिले में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को जंग से रोकने के लिए मदद कर सकते हैं और उन्होंने मदद की पेशकश भी कर दी है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जहाँ तक शुमाली हिंद का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी के दरमियान शुमाली हिंद में तमाम परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं, यानी एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में हैदराबाद से शुमाली हिंद जाने वाली जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स थी उन्हें भी मनसूख कर दिया गया है। आप इस सिलसिले में श्रीनगर है, जम्मू है, लेह है और इसी तरह अमृतसर है, चंडीगढ़ और धर्मशाला और जोधपुर जाने वाली जो फ्लाइट्स है वो मनसूख कर दी गई हैं। वसीम नाज़रीन, जहाँ तक इंटरनेशनल लेवल पर ख़बरों का सवाल है तो आपको बता दें कि फ़लस्तीन और फ़लस्तीनियों पर इसराइल के दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है और इसकी सरपरस्ती कौन कर रहा है आप अच्छी तरह जानते हैं। तो बहरहाल पिछले 24 घंटों के दौरान कम अज़ कम 107 फ़लस्तीनियों ने जामे शहादत नोश किया है। ताज़ा तरीन वाक़े में, यानी इसराइल की दहशतगर्दी के ताज़ा तरीन वाक़े में बताया जाता है कि 40 फ़लस्तीनी अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए हैं। और आपको ये भी बता दें कि इन वाक़यात पर दुनिया तवज्जो नहीं दे रही है। हालांकि फ़लस्तीनी रोज़ जाम शहादत नोश कर रहे हैं, आलम अरब भी खामोश है और सारी दुनिया भी यानी हुकूमतें मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि रोज़ 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो रहे हैं। हालांकि वहाँ पर जंगबंदी का ऐलान कर दिया गया था और जंगबंदी के जो अगला मरहला था उस पर अमलावरी करने से इसराइल गुरेज कर रहा है। वहाँ हद ये है कि पानी के साथ साथ ग़िज़ाई अशिया जो हैं वो भी बंद कर दी हैं इसराइल ने। तो आप अंदाज़ा कीजिए इसराइल के जुल्म का, उसके जराइम का और उसकी शैतानियत का। तो बहरहाल इस तरह की खबरें हमारे पास हैं। और आपको ये भी बता दें कि जहाँ तक हिंदुस्तान में सयाहत का सवाल है, सयाहत के लिए हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल बहुत किया जाता है। हम आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड, जहां पर एक हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया है जिसके नतीजे में कम अज़ कम 6 सयाह अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए हैं। और दूसरी तरफ आप तेलंगाना की बात करते हैं तो तेलंगाना में हिंदुस्तानी फ़ौज पर फ़ख्र का इज़हार किया जा रहा है। MLC आमिर अली खान साहब ने भी अपने एक बयान में इस बात पर फ़ख्र का इज़हार किया है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। साथ ही आपको बता दें कि सोफिया कुरैशी और उनकी साथी के लेकर ख़वातीन में बहुत ज़्यादा खुशी पाई जाती है कि इन लोगों को, यानी दोनों ख़वातीन को पाकिस्तान पर जो हमला किया गया है, सर्जिकल स्ट्राइक किया गया है, उसकी तफसीलात बताने की जिम्मेदारी दी गई। तो बहरहाल ऐसा लगता है कि सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह जो हैं उन दोनों की वजह से हिंदुस्तानी फ़ौज में ख़वातीन का जो मुकाम है वो ज़ाहिर होता है और नारी शक्ति, यानी ख़वातीन की जो ताकत है, ख़वातीन की जो क़ुव्वत है और हिंदुस्तान में जो उनका असर बढ़ता जा रहा है उस पर भी रोशनी पड़ती है। तो बहरहाल हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर LOC पर पाकिस्तान की शलबारी की, तो उसका सिलसिला जारी है। मुसलसल 12 दिन से ख़त कब्ज़े पर आप देखेंगे कि पाकिस्तान शलबारी कर रहा है, फायरिंग कर रहा है और जिसके नतीजे में हालिया अरसे तक आप देखेंगे कि 10 अफराद यानी जम्मू कश्मीर में जाँ बहक हुए थे। और अब जो ताज़ा शलबारी पाकिस्तान ने की है उसमें 15 कश्मीरियों ने जाम शहादत नोश किया है और 40 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। IANS की एक रिपोर्ट में ये बात बताई गई है। वैसे नाज़रीन, जहाँ तक कश्मीरियों का सवाल है, अब उन्हें महफूज मकामात मुंतकिल करने का सिलसिला भी शुरू
शुरू हो चुका है। तो बहरहाल हम चलते हैं हमारे साथी अशर यासिर की तरफ। और अशर यासिर, आप देखेंगे कि कश्मीर में जो शलबारी का सिलसिला पाकिस्तान ने शुरू किया है, कम से कम 12 दिन से वहाँ शलबारी जारी है और मासूम और बेकसूर लोग अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो रहे हैं। जी बिल्कुल सही सर। जिस तरह से हमने बात की कि कश्मीर में कल ही कम से कम 15 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से 13 लोगों की जो बॉडीज है उनको आइडेंटिफाई किया गया है, बाकी 2 की बॉडी को आइडेंटिफाई नहीं किया गया था। उसके बाद 50 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। और एक खबर ये भी है कि आज भी वहाँ से जो गोलीबारी है वो जारी है। इसके लिए हमारी जो फोर्सेज हैं वो भी जवाब दे रही हैं, जवाबी कार्रवाई कर रही हैं। लेकिन आखिर ये कब तक रहे, क्योंकि पुंछ एक ऐसा इलाका है जहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। उधर से वो फायरिंग करते हैं, इधर से ही फायरिंग करते हैं। इसमें मौत होती है एक आम नागरिक की, जो एक आम इंसान वहाँ पे घूमने गया है या वहाँ किसी काम से गया है या फिर वहाँ पे किसी कारोबार से गया है। कल जिन लोगों की मौत हुई उनमें से जो 15 लोगों की मौत हुई है उसमें से आई थिंक 10 लोग वहाँ के नहीं हैं कश्मीर के, इधर उधर से गए हैं। कोई घूमने के लिए गया है, कोई काम करने के लिए गया है, कोई किसी वजह से गया है। लेकिन इसको लेकर के आज भी हिंदुस्तान की 2-3 उसमें रियासतों में मॉक ड्रिल का कार्यक्रम किया जाएगा। इसमें राजस्थान, पुंछ और जो क्या बोलते हैं गुजरात से सटे हुए, सॉरी जो पंजाब से सटे हुए, लाइन से सटे हुए हैं, वहाँ के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। वहाँ की गवर्नमेंट ने या वहाँ की पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है कि आप किसी भी मैसेज, किसी भी फेक न्यूज़ से परेशान ना हो। मॉक ड्रिल का कार्यक्रम इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस वक्त जो देश की सीमाओं पे जो हालात हैं देश के, क्योंकि उधर से जिस तरह से फायरिंग की जा रही है ये मुस्तकिल काफ़ी दिन से चल रहा है मुसलसल, और ये अब भी जारी है। इसको लेकर के लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। उसी तरह कल भी हमने देखा कि पूरे हिंदुस्तान में मॉक ड्रिल की गई और इस मॉक ड्रिल के ज़रिए लोगों को समझाया गया कि किस तरह से अगर कभी खुदा न खास्ता जंग हो जाती है, कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, तो आपको किस तरह से उससे क्या बोलते सतर्क रहना है। किसी भी फेक न्यूज़ पे आपको अमल नहीं करना है। जो गवर्नमेंट की एडवाइजरी होती हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से मैसेजेस आते हैं, उन पे अमल करना है। और फिर हमने ये भी देखा है कई जगहों के फ़्लाइट्स को भी रद्द कर दिया गया है, कई जो है एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए हैं। ये सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए हो रही क्योंकि उस तरफ से जो क्या बोलते गोलीबारी हो रही है। जिस तरह से पहलगाम में 26 लोगों की मौत हुई थी, उसके बाद हिंदुस्तान की जो फोर्स है उसने 6 और 7 मई के जो मिडनाइट में जो वहाँ पे 9 जगहों पे हमला किया, उसके बाद वहाँ के लोग ज़्यादा तिलमिला गए हैं और वो हिंदुस्तान पे इस तरह की कार्रवाई करना चाहिए। अगर इस तरह अभी पुंछ में हो रही है, इसी वजह से लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। और लोगों को अलर्ट करने के साथ ही एक चीज़ और आपको बता दूं कि आज जो सर्वदलीय बैठक हो रही है, ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है, उसमें कल कांग्रेस पार्टी ने एक वो कहा था कि हम चाहते हैं कि इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हों, लेकिन आज भी वो शामिल नहीं हुए। जिस तरह हमने देखा कि जब पहलगाम में अटैक हुआ था उसके बाद भी सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, उस दौरान भी देश के प्रधानमंत्री वहाँ पे मौजूद नहीं थे। देश के रक्षा मंत्री और देश के गृह मंत्री वहाँ मौजूद थे। तो आज भी बिल्कुल उसी तरह से काम चल रहा है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री उसमें मौजूद नहीं। हालांकि देश के प्रधानमंत्री को 2-3 जगह जाना था और वो अपने दौरे कैंसिल किए गए हैं। उसी तरह कांग्रेस पार्टी ने भी अपने दौरे कैंसिल किए हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ जो है पार्टी क्या बोलते कार्यक्रम होने थे, लेकिन वो सबको रद्द कर दिया गया है, सिर्फ इस वजह से कि अभी देश के हालात में आप पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके कुछ और भी करें। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक पहलगाम दहशतगर्दाना वाक़े का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि 26 लोग मारे गए थे, जिसमें 25 हिंदुस्तानी और एक नेपाली बाशिंदा था। आपने देखा कि वो दहशतगर्दों ने मर्दों को चुन चुन कर कत्ल किया था और उसके बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो कशीदगी है तो वो अपने इंतहा को पहुँच चुकी थी। और फिर हिंदुस्तान ने गैर मामूली कार्रवाई की और 9 मुकामात, पाकिस्तान के 9 मुकामात पर सर्जिकल स्ट्राइक्स किए। नतीजे में वहाँ पर 80 से ज़ायद दहशतगर्दों को मारा गया और फिर 60 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। इसमें यह भी बताया जाता है कि मौलाना मसूद अजहर जो जैश मोहम्मद के सरबराह हैं, उनके अरकान ख़ानदान बशमुल माँ भी इस यानी
हमले में चल बसी हैं। तो बहरहाल आपने देखा कि किस तरह, मैं तो समझता हूँ कि दहशतगर्दी का जहाँ तक सवाल है, किसी मुल्क को भी दहशतगर्दी में मुलविस नहीं होना चाहिए, क्योंकि दहशतगर्दी ने सारी दुनिया को अपनी लिपेट में ले रखा है। अब आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि इसराइल का, जैसा कि हमने जिक्र किया है कि वो दहशतगर्दी के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ चुका है, और आप देखेंगे कि नहते फ़लस्तीनियों पर वो न सिर्फ फ़ज़ाई हमले कर रहा है बल्कि हज़ारों टन बरसा चुका है, बारिश कर चुका है, और इंसानियत है बिलक रही है, रो रही है। और अफसोस की बात यह है कि जो तमाम हुकूमतें हैं, आलमी जो हुकूमतें हैं, वो मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। यहाँ तक कि जो मुस्लिम और अरब ममालिक हैं वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि आबादी के लिहाज से अगर देखा जाए तो 2 अरब आबादी हमारी बनती है, यानी तकरीबन 2 अरब मुसलमान इस कुर्रे अर्ज़ पर जीते हैं या जिंदा रहते हैं या जी रहे हैं। लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह फ़लस्तीन में हर रोज़ 100 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को, जिसमें बच्चे और ख़वातीन शामिल है, उन्हें शहीद किया जा रहा है। उन दहशतगर्दी का इर्तिकाब करते हुए इसराइल उनके खिलाफ इंतहाई बेईमाना कार्रवाई कर रहा है, उन्हें पानी से, उन्हें खाने से महरूम रख रहा है। हद तो यह है कि स्कूलों को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को भी वो निशाना बना चुका है। और अब जो ताज़ा खबर आई है, एक पनागज़ी स्कूल्स पर इसराइल ने बमबारी की, नतीजे में आप देखेंगे कि 24 घंटों के दौरान 107 अफराद अपनी ज़िंदगियों से महरूम गए, जिसमें फ़लस्तीनी ख़वातीन और फ़लस्तीनी बच्चों की अक्सरियत है। आखिर कब तक इसराइल दहशतगर्दी का इर्तिकाब करता रहेगा और दुनिया सोती रहेगी, ये एक अहम सवाल है। तो बहरहाल हम बात कर रहे थे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी की। अब जो इत्तलात आ रही हैं उसमें वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि ये कशीदगी इंतहाई उरूज पर पहुँच चुकी है, बहुत इंतहा को पहुँच चुकी है, और जंग के पूरे इम्कानात दिखाई देते हैं। ऐसे में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया है, जैसा कि उन्होंने फ़लस्तीनियों को धमकी दी थी कि अगर, अरबों को धमकी दी थी, मुस्लिम ममालिक को धमकी दी थी कि अगर मेरे हलफ लेने तक, यानी 20 अप्रैल तक फ़लस्तीन का मसला हल नहीं होता है तो फिर मैं इस इलाके को जहन्नम बना दूंगा। और आप देखेंगे कि यूक्रेन के मामले में भी उन्होंने जिस अंदाज में यूक्रेनी सदर की बेइज्जती की थी व्हाइट हाउस बुलाकर, उसके बाद यूक्रेन और अमेरिका के दरमियान माहिदा तो हो गया है, लेकिन माहिदा दिलों से होना चाहिए, सिर्फ हाथ मिलाने से दोस्ती नहीं होती। लेकिन जहाँ तक दहशतगर्दी का सवाल है, इसके लिए अमेरिका को भी जवाबदार बनाना चाहिए। इसराइल जिस तरह की दहशतगर्दी कर रहा है उसके लिए अमेरिका को कठेरे में लाना बहुत ज़रूरी है। ये आलमी ताकतों के ख़ासतौर पर अक़वाम मुत्तहिदा का फ़र्ज़ बनता है। अगर अक़वाम मुत्तहिदा दहशतगर्दी पर काबू पाने में नाकाम होता है, इसराइल को दहशतगर्दी से रोकने में नाकाम होता है, तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा का मकसद ही फ़ौत हो जाता है। उसे तहलील कर देना चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा को, और उसे डिज़ाल्व कर लेना चाहिए। और अरब मुल्कों को चाहिए, ख़ासतौर पर मुस्लिम अरब मुल्कों को चाहिए कि जो 57 होते हैं उनका क्या मुस्तकिल रुकन अक़वाम मुत्तहिदा में मौजूद है। 5 मुस्तकिल अरकान है और उसमें कोई मुस्लिम मुल्क शामिल नहीं है, जबकि दुनिया की तरक्की में मुसलमानों का अहम किरदार है, अरबों का अहम किरदार है, दुनिया की सियासत में अरबों का अहम किरदार है। तो क्या ये अरब ममालिक, ये मुस्लिम ममालिक मुतालबा नहीं कर सकते कि हम 57 ममालिक है और हमारा कोई एक मुस्तकिल रुकन नहीं है, वहाँ पर मुस्तकिल रुकन होना चाहिए। तो बहरहाल हम जब कश्मीर की बात करते हैं तो आपको बता दें कि पाकिस्तान ने जिस तरह की कार्रवाइयाँ की थी उसका जवाब उसे मिल गया है। और इस सिलसिले में हम सलाम करते हैं सूफिया कुरैशी जैसी खवातीन को, जिन्होंने जो प्रेस ब्रीफिंग में हिंदुस्तान की क़ियादत की। और आपको ये बता दें कि बहुत अच्छी बात भी है, पता नहीं ये जानबूझकर किया गया है या जानबूझकर इरादतन या गैर इरादतन तौर पर किया गया है कि सूफिया कुरैशी को ब्रीफिंग जो है, प्रेस ब्रीफिंग की जिम्मेदारी दी गई है कर्नल सूफिया कुरैशी को। ये अच्छी बात है और इससे मुल्क में एक अच्छा मैसेज गया है। यही बात जनाब आमिर अली खान MLC ने कही है। जी सर, बिल्कुल। जिस तरह से कल हमने देखा कि ट्विटर पे वो ट्रेंड कर रही थी, ट्विटर पे उनके बारे में लोग अच्छी अच्छी बातें लिख रहे थे, उसी बीच कुछ लोगों के और भी नाम लिए थे। व्योमिका सिंह, हाँ, उन्होंने भी, वो भी थी एक साइड बैठी हुई और उन्होंने भी अपनी ब्रीफिंग दी। और सर, जिस तरह आपने अभी बात की थी कि अक़वाम मुत्तहिदा की, तो इस वक्त जो दुनिया में हालात हैं, चाहे वो फ़लस्तीन के हों, उसके बारे में अक़वाम मुत्तहिदा ने आवाज़ उठाई है, लेकिन एक्शन नहीं लिया, क्योंकि कई बार उसमें आवाज़ उठ चुकी है। कई बार जो है इजराइल के ख़िलाफ़ वहाँ पे बातें हुई हैं, कुछ रोक भी लगाएंगे, लेकिन उन सबका उस पर कोई क्या बोलते हैं असर दिखा नहीं है। जिस तरह से हमने देखा कि उन पर केस चलाने की बात की गई थी इजराइल पे और अरेस्ट करने की बात की गई थी, लेकिन वो सब अभी साइड में रखा हुआ है। अभी आप देख रहे हैं किस तरह से फ़लस्तीन में और गाज़ा में हमले हो रहे हैं, स्कूल में हमले हो रहे हैं, और जो क्या बोलते हैं जहाँ पे लोग रह रहे हैं इकट्ठा होकर के, क्योंकि सबसे ज़्यादातर लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं।
रिहायशी जगह जो है वहाँ पे हमले हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स में हमले हो रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि कितना आजकल वहाँ पे लोग जो हैं वहाँ पे राशन नहीं पहुँच पा रहा है, तो लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि जो राशन के ट्रक हैं उनको बॉर्डर पे रोक दिया गया है और तकरीबन मतलब अनगिनत तादाद में वहाँ ट्रक रुके हुए हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि वहाँ की फोर्सेज जो हैं इसराइल की वो उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। इस पर भी बात होनी चाहिए। और जिस तरह आपने बोला कि मुस्लिम ममालिक 57 हैं और 57 में जो ज़्यादा ताकतवर ममालिक हैं वो अरब कंट्रीज़ को अगर हम बात करें जैसे सऊदी अरब है या फिर अगर हम यूएई में जाएं पूरे में तो बहुत सारे हैं। अगर वो इन चीज़ों पे आवाज़ उठाएंगे तो शायद वो ट्रक वहाँ तक पहुँच पाएंगे और लोगों को अच्छा खाना मिल सकेगा। और ये जो जंग हो रही है इस पर भी अगर वो लोग अच्छी तरह से आवाज़ उठाएं और डट के सामने आएंगे शायद ये जंग भी रुक जाएगी। अब अंदाज़ा कीजिए कि दुनिया ऐसा लगता है कि मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की हुई है। रोज़ अगर 100 फ़लस्तीनी शहीद हो रहे हैं, हालांकि आप देखेंगे कि माहिदा भी किया गया है जंगबंदी का, उसके बावजूद भी इसराइल ने जंगबंदी माहिदे को तोड़ दिया है। और वहाँ ऐसा लगता है कि इसराइल चाहता है कि फ़लस्तीनियों को वहाँ से निकाल बाहर करे और किसी मुल्क में बसाया जाए। इससे पहले भी आप देखेंगे कि अफ्रीकी ममालिक में उन्हें बसाने की बात की जा रही है, तो फिर सऊदी अरब के एक आला अहदेदार ने कहा था कि अमेरिका इसराइलियों को ले जाकर अपने पास बसा ले। बिल्कुल सर, जिस तरह अगर आप किसी और को उसके घर से निकालेंगे तो फिर आप पे भी तनकीद होंगी, आप पे भी वही चीज़ आजमाई जाएगी। क्योंकि अभी हमने देखा जिस तरह आग लगी थी, जिस तरह से हमने देखा कि इससे पहले अमेरिका में आग लगी थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, उसके बाद फिर इजराइल में आग लगी। हालांकि इजराइल की समस्या ये है कि इजराइल की जो इंटरनल न्यूज़ होती है वो बाहर बहुत कम आती है। जी हाँ, अभी तक जो भी उस पर रिसर्च की गई है, जो भी रिपोर्ट्स आई हैं, उनमें यही पता लगा है कि इजराइल को भी काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन वो चीज़ें चूँकि बाहर नहीं आ रही हैं वहाँ की। क्योंकि हमने जब भी देखा कि अगर वहाँ पे अटैक हुआ है कोई, तो वहाँ पे कितने लोग मरे, कितना नुकसान हुआ, उसकी रिपोर्ट्स बाहर नहीं आती। जी। बाकी जगहों की बाहर आ जाती, वहाँ की रिपोर्ट बाहर नहीं आती हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, उसके बावजूद भी अगर इंसान नहीं समझ रहा है। आप ये देखिए कि कुछ लोग जो हैं एक क्या बोलते हैं, एक बच्चे को मार देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जो है फ़िलिस्तीन का था। एक बुजुर्ग जो है वो एक बच्चे को मार देता है क्योंकि वो फ़िलिस्तीन का था। तो आप देखिए किस तरह से लोगों के दिमाग में एक चीज़ ऐसी बैठ चुकी है। उसी तरह हमने हिंदुस्तान में भी देखा, जब पहलगाम में हमला हुआ, पहलगाम में लोगों को मारा गया, उस दौरान हिंदुस्तान में आप देखिए कितने मुसलमानों को परेशान किया गया था, कितने ऐसे नारे लगाए गए थे, कितने ऐसे ट्विटर पे बीजेपी जो कि इस वक्त सत्ता में है एनडीए, उसके ही लीडर्स ने कुछ जो कि बीजेपी के लीडर्स हैं, बीजेपी के एमपी हैं, बीजेपी के टिकट से जीत के आए हैं, उन्होंने अपने ट्विटर पे और पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें बोली। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में मुसलमानों को लेकर के एक अलग नैरेटिव बनाया गया है, उन चीज़ों को सर टूटना चाहिए। अगर वो नैरेटिव नहीं टूटेंगे तो फिर आगे चल के मुसलमानों के लिए शायद और परेशानियां खड़ी होती रहें। जी। वैसे भी मैं यासिर आपको बता दूं कि मुसलमानों के लिए परेशानियां कोई नई बात नहीं है, हमेशा आजमाइश में ये मुब्तला रहे हैं। और अल्लाह ताला जिसे आजमाना जो अल्लाह ताला इसलिए कि उनकी जो इस्तिताअत होती है, क़ुव्वत होती है, सलाहियत होती है, उसके लिए होता है। और मुसलमान के लिए ज़िंदगी जान वगैरह की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि मुसलमान जन्नत के बदले अपनी जान फ़रोख्त कर चुका है, यानी उसका सौदा कर चुका है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूँ कि ये जो दुनियावी परेशानियाँ आती हैं ये आर्जी होती हैं, असल जो ज़िंदगी होती है वो आखिरत की ज़िंदगी होती है। और मुसलमान का जहाँ तक सवाल है, उसका दिल, उसका जो सीना है उसमें रहम भरा होता है, उसमें हमदर्दी होती है, उसमें इंसानियत होती है, उसमें अमन होता है, उसमें प्यार होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि आज 2 अरब मुसलमान अगर हैं तो क्यों हैं? आलम अरब से यानी मक्के मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा से जब दीन इस्लाम फैलना शुरू हुआ तो आपने देखा कि सिर्फ अखलाक की बुनियाद पर, किरदार की बुनियाद पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत मुबारक का अगर आप मुतालिया करेंगे तो पता चलेगा कि सिर्फ और सिर्फ अखलाक की बुनियाद पर इस्लाम फैला है। आप ग्रॉक देखिए या फिर चैट जीपीटी में सवाल कीजिए कि दुनिया की सबसे अहम तरीन शख्सियत, सबसे मकबूल तरीन शख्सियत, सबसे प्यारी शख्सियत कौन है, तो आपको ये जवाब देंगे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने भी ये सवाल किया था, उसमें यही जवाब आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही दुनिया का सबसे मशहूर और मकबूल तरीन शख्सियत उसने करार
करार दिया है, उसके करार देने के तो कोई अहमियत भी नहीं है, लेकिन बताने का मकसद ये है कि आपके दुश्मन भी आपकी तारीफ़ करते हैं जब आपके अखलाक किरदार बुलंदियों को पहुँच जाते हैं, तो आप अंदाज़ा कीजिए। तो बहरहाल हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आलम यानी सारी दुनिया को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम से वाकिफ़ करवाएँ, सीरत से वाकिफ़ करवाएँ, ये सबसे अहम बात है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि बॉक्सर मोहम्मद अली किले कोई मामूली शख्सियत नहीं थे, लेकिन जिस अंदाज़ में उन्होंने दामन इस्लाम में पनाह ली, तो उनका कहना है कि सिर्फ़ और सिर्फ अखलाक की वजह से, किरदार की वजह से, दियानतदारी की वजह से और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से इस कदर वो मुतासिर हो गए थे कि उन्होंने कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गए। तो आपको बता दूं कि वहाँ पर अहम शख्सियतों के जो नाम होते हैं वो दर्ज किए जाते हैं, वहाँ पर कुंदा किए जाते हैं। ज़मीन पर एक हॉल है यूएस में, तो बहरहाल वहाँ पर देखिए कि वहाँ मोहम्मद का जब नाम लिखा जा रहा था, उन्होंने कहा कि ये मेरे प्यारे नबी का नाम है और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो फ़र्श पर लिखा जाए, हालांकि ये नाम अर्श पर लिखे जाने वाला है। तो वहाँ से उस नाम को निकाल कर ऊपर लगाया गया है। तो ये है अखलाक की ताकत। बिल्कुल सही सर, अखलाक की ताकत ये हो बेशक, लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान या फिर मुसलमानों की अगर हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं से हट रहे हैं थोड़ा सा। जी। और सारी परेशानियां शायद इसी वजह से और ज़्यादा बढ़ रही हैं, क्योंकि चीज़ें उस तरह से नहीं चली जिस तरह से चलनी चाहिए। जी। फिर अगर हम वही बात करते हैं कि जो जंग अभी हो रही हैं, आप मुस्लिम ममालिक को उठा कर देख लीजिए, चाहे वो यमन हो, चाहे वो और सूडान वगैरह है। हाँ, सूडान वगैरह है, जो अफ्रीकी ममालिक हैं, वहाँ पे भी जंगें हो रही हैं और ये जंगें आपस में ही हो रही हैं कुछ जगहों पे। तो इन सब चीज़ों पे भी यूएन को बात करनी चाहिए। वहीं अगर बात करते हैं हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान में आज फिर एक वाकया पेश आया कि एक उत्तरकाशी में एक प्लेन क्रैश हो गया है और उसमें 6 लोगों की मौत हुई है। जी हाँ, जब तक हमने देखा था जी हाँ, 4 की हुई थी, 2 की हालत काफ़ी नाजुक बताई जा रही थी। उसको लेकर के उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने भी उस क्या बोलते शोक जताया था और जो भी लोग थे उनके लिए प्रार्थना की दरख्वास्त की थी। लेकिन सर अभी हम बात करें जिस तरह से मॉक ड्रिल की जा रही थी कल, मॉक ड्रिल के टाइम पे भी ये कहा गया था कि आप लोगों को घर पे रहना है, घर की लाइट बंद करनी है और मोबाइल बंद कर देना है। लेकिन उस दौरान कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आई कि कुछ लोगों के मोबाइल पे उल्टे सीधे मैसेजेस गए, जिन लोगों फिर उन लोगों ने वो काम नहीं किया, जिस तरह से जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी उस हिसाब से काम नहीं हो पाया। लेकिन देखिए, जहाँ तक जंग का सवाल है या फिर पाकिस्तान से तनाव का सवाल है, तो ये तमाम हिंदुस्तानियों का फ़र्ज़ बनता है कि अपने मुल्क के दिफा के लिए खड़े हो जाएं। सिर्फ बातों से कुछ होने वाला नहीं है, अब जय हिंद का नारा लगाने से कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि आपको अपने मुल्क के साथ खड़े होना चाहिए, अपनी फ़ौज के साथ खड़े होने चाहिए, उन्हें सलाम करनी चाहिए। बिल्कुल, आज की एक जो वीडियो वायरल हुई इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पोस्टर लगाया गया है महाराष्ट्र में। जी। जिस पोस्टर में वो आर्मी का लिबास पहन के दिख रहे हैं। तो सर ये भी चीज़ कहीं ना कहीं आप आर्मी के फ़ोटोज़ लगाइए, आर्मी के जो लोग वहाँ पे, जिस तरह हमने बात की सोफिया कुरैशी की या फिर व्योमिका सिंह की, इन लोगों के फ़ोटो लगा करके आप उस पर जितनी भी तारीफ़ करना चाहें करें, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की फ़ोटो लगा करके उस पर लिखना, जो भी लिखा गया है वहाँ पे लिखना, वो मुझे नहीं लगता सर सही। क्योंकि आप देखिए कि इस वक्त देश की आर्मी ने जो किया है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। बहरहाल नाज़रीन, आपको जैसा कि सोफिया कुरैशी का आपने जिक्र किया है, सोफिया कुरैशी की जो पैदाइश हुई है वो गुजरात की रहने वाले है, वो वडोदरा की रहने वाली है, महात्मा गांधी की सरजमीन से ताल्लुक़ रखती हैं और MSc किया है उन्हें बायोकेमिस्ट्री में। और ये ख़ानदानी तौर पर आप देखेंगे कि ये फ़ौजियों का ख़ानदान है। इंडियन आर्मी में इनके दादा भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं बहैसियत एक रिलीजियस लीडर के, क्योंकि हर मज़हब के लीडर्स वहाँ पर मौजूद होते हैं, उलमा को भी रखा जाता है। तो इनके दादा बहैसियत रिलीजियस लीडर वहाँ पर काम कर चुके हैं और इनके जो शौहर हैं वो भी आप मैकेनाइज्ड जो इन्फेंट्री है उसमें एक आला ओहदे पर फायज हैं। और सबसे अहम बात यह है कि सिर्फ 35 साल की उम्र में उन्होंने एक्सरसाइज फोर्स 18 जो थी मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज, उसकी हिंदुस्तानी जत्थे की क़यादत की थी उन्होंने। ये बहुत बड़ा एजाज़ था, एक मुस्लिम खातून के लिए, एक मुस्लिम लड़की के लिए बहुत बड़ा एजाज़ था। और आप देखेंगे कि जिस तरह कल उनकी आवाज़ गूंज रही थी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान, जिस अंदाज में उनके चेहरे से सुकून टपक रहा था और जिस तरह से कॉन्फिडेंस लेवल जिस तरह उनका हाई था, तो उससे देखकर हमें उम्मीद बंदी है कि फ़िरका परस्तों की लाख कोशिशों के बावजूद भी अगर मुसलमान फ़ौज में आते हैं तो अपनी जान का नजराना पेश करते हुए अपने मुल्क को बचा सकते हैं आसानी से। बिल्कुल सही से, जिस तरह से हम देखते हैं कि अभी फ़ौज को लेकर के एक गवर्नमेंट ने निकाला था
सिस्टम की 4 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे। जी हाँ, जी हाँ। अग्नि योजना करके जी, जो जी। निकाला गया था, लेकिन उस दौरान भी देश की अपोजिशन पार्टीज जो हैं उन्होंने इसका अपोज किया था। उसके बाद हम ये भी देख रहे हैं कि देश की अपोजिशन पार्टीज ने इस वक्त कोई भी राजनीति से हट करके देश के साथ खड़े होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा है। उसी बीच एक जो वीडियो है या फिर एक कोटेशन है वो वायरल हुआ था, जो हैदराबाद से सांसद हैं एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का, कि मेरे लाख जो है बीजेपी और आरएसएस से अपनी चीज़ें हैं, लेकिन जब देश की बात आती है तो हम लोग देश के हक में खड़े होते हैं। और शायद यही चीज़ें जो हैं जो और भी पार्टीज़ हैं वो भी करें, क्योंकि इस वक्त देश को सबकी ज़रूरत है। तो इस वजह से जितनी भी पार्टीज़ हैं, कल भी हमने देखा कि जब ये वहाँ पे एयर स्ट्राइक हुई है उसके बाद देश की जितनी भी अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन सब का एक ही मैसेज ये आता है, एक ही क्या बोलते हैं बयान आता है सामने, कि इस वक्त जो भी हो रहा है उन सब के लिए हम सब लोग इस देश के साथ खड़े हैं। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि जहाँ तक कर्नल सूफिया का सवाल है या फिर व्योमिका सिंह का सवाल है, ये दोनों के लिए हम सल्यूट करते हैं, क्योंकि जिस अंदाज में उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग की है और जिस कॉन्फिडेंस के साथ हिंदुस्तान की कामयाबियों का तस्करा किया है, आलमी सतह पर भी उसे नोट किया गया है। तो बहरहाल हिंदुस्तानी फ़ौज में मैं समझता हूँ कि ये जिस तरह हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, उसी तरह हिंदुस्तानी फ़ौज भी एक गुलदस्ता है जिसमें हर मज़ाहिब के मानने वाले लोग हैं, जो अपने मुख्तलिफ मज़हब के रहने के बावजूद भी अपने मुल्क के लिए वो मुत्तहिद है। और आज वक्त आन पड़ा है कि अपने मुल्क के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए और अपने वतन अज़ीज़ के लिए मुत्तहिदा तौर पर खड़े होना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि आप कौन सी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, किस तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं, किस मज़हब से, किस ज़ात पात से ताल्लुक़ रखते हैं, बल्कि इन तमाम से बालातर होकर अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद और मेरे साथी अशर यासिर को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।